नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य ज्ञान पॉइंटर। नित्य ज्ञान पॉइंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन प्रणालियां। तो आज हम लोग देखेंगे निर्वाचन प्रणालियां और मताधिकार क्या होता है इसके बारे में। तो विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला देखेंगे उसमें से सर्वाधिक मत प्रणाली, जिसे कि हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, तो अब इसमें होता यह है कि जिसे सर्वाधिक मत मिलते हैं वह प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। ठीक है, तो मतों का बहुमत नहीं होता है, बल्कि जिसे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होता है वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो इसमें बहुमत का वो नहीं होता है। ठीक है, जिसे सबसे ज़्यादा मिले, ये इंडिया में जो इस टाइम चल रहा है वो यही है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, 10 लोग खड़े हैं तो इसमें बहुमत नहीं है कि भाई तुमको 50% से ज़्यादा वोट लाना है तभी जीत पाओगे। ठीक है, इसमें सब 10 वोट पाए तो एक कोई 11 पा गया, वही जीत जाता है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और इसमें अनेक उम्मीदवार क्या होते हैं, खड़े होते हैं। तो इस प्रणाली में जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वही क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। तो यह जरूरी नहीं है कि वह निर्वाचन क्षेत्र में 50% मत प्राप्त करे, तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता। अगर वो 5% भी 10 लोग पा गए हैं तो उसमें से एक 5% से जो ज़्यादा पाया होगा वो भी विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी भी है। विकासशील देशों में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है और देश को समान आकार के इसमें क्या किया जाता है, कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। विजेता जो प्रत्याशी होता है उसको सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करना होता है। इस चुनाव प्रणाली को क्या बोलते हैं, इकहरी सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इकहरी सदस्यीय बहुलवादी व्यवस्था कहा जाता है। तो इसमें जो चुनाव क्षेत्र होते हैं और प्रतिनिधि होते हैं उनके मध्य में क्या होता है, सीधे संबंध का निर्माण होता है। इसके द्वारा मतदाता जो होते हैं उनके समक्ष स्पष्ट चयन का विकल्प होता है कि भाई 4 लोग खड़े हैं तो इनमें से हमें किसको वोट देना है। ठीक है, तो एक चयन करके उनको वोट दे सकते हैं। अतिवादी जो तथ्य होते हैं उनके चुनाव जीतने की संभावना क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। इसके द्वारा शक्तिशाली एक दलीय सरकार का निर्माण होता है जिसमें आंतरिक संघर्ष और विखंडन का अभाव होता है। तो ये सारे इसके फीचर हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी यह सामान्यता होता है कि हारे हुए सभी प्रत्याशियों का मत जो प्रतिशत होता है वो विजयी प्रत्याशी के मतों प्रतिशत से अधिक होता है। ठीक है, 2 दलों के अलावा इसमें हम लोग देखें तो छोटे या तीसरे दल की विजय की संभावना नहीं होती है। अतः जो मतदाता होते हैं, मतदाताओं के विकल्प क्या होते हैं, सीमित हो जाते हैं। तो जो अनुत्तरदायी सरकार होती है उसका निर्माण होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जो विधायिका होती है, विधायिका में एक दल के बहुमत के कारण सरकार के विरोध की संभावना इसमें क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। भाई जिसकी सरकार है उसको कौन विरोध करे, जैसे कि आजकल देखा होंगे। दूसरा जो सिस्टम है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो जो इसके जन्मदाता हैं वो हैं थॉमस हेयर। तो इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। ये आपके अभी पीजीटी में आया था। ठीक है, हेयर प्रणाली बहुत फेमस है। तो जिन्होंने द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1857 में एक लेख लिखा था। तो इस व्यवस्था में क्या होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। किसको, अल्पसंख्यकों को। तो जिस दल को चुनाव में जितना प्रतिशत मत प्राप्त होता है उतने ही प्रतिशत सीटें भी उसे मिल जाती हैं। ठीक है, यानी सीटों और मतों दोनों का प्रतिशत क्या होता है, समान होता है। अब जब इसमें 4 पार्टियां खड़ी हैं तो इनको 10% वोट मिला, इनको 30% मिला और इनको 40% मिला, इनको 25% मिला। तो उसी वोट के हिसाब से इनको सीट भी दे दिया जाता है। इनको 2 सीट, इनको 3 सीट, इसको 4 सीट, इनको 2.5 सीट। ठीक है, जैसे भी हो, तो इसी रेशियो में इनको सीट भी दे दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत और भी सारी प्रणालियाँ जो है इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि कुछ प्रणालियाँ बहुत फेमस हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की जो सबसे बेहतर प्रणाली है वो है सूची प्रणाली। ठीक है, जिसे कि हम लिस्ट सिस्टम बोलते हैं। और
एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली की व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है और संचयी प्रणाली इसी के अंतर्गत आती है। तो ये 4 प्रकार की होती हैं। तो इन चारों प्रकारों को भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग सूची प्रणाली, लिस्ट सिस्टम क्या होती है। इसमें क्या किया जाता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक, जैसे कि पूरा देश, अगर इंडिया के हम एग्जांपल लें तो ये पूरा देश है भारत। ठीक है, इसको पूरा एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया गया। ठीक है, पूरे को। इजराइल और जो यूरोप हैं उसके अधिकांश देश, जैसे कि बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये आदि देशों में लागू है। ठीक है, तो यहाँ पर लागू है तो भाई भारत को क्यों माने, ये व्यवस्था को हम स्विट्जरलैंड पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड पर अप्लाई करते हैं। तो पूरा स्विट्जरलैंड है, पूरे स्विट्जरलैंड को एक जो है निर्वाचन क्षेत्र मान लिया गया। अब इसमें क्या किया जाता है कि दलों के द्वारा उम्मीदवारों की एक सूची का निर्माण किया जाता है, जो मतदाता होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और जो मतदाता होते हैं वो दल को वोट देते हैं, प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड में हम मान लेते हैं 3 दल हैं, दल ए और दल बी और दल सी। ठीक है, तो जो दल ए होगा वो अपने उम्मीदवारों की सूची जो है जारी करेगा कि भैया हमारे यहाँ 10 लोग खड़े हैं। बी वाला भी जारी करेगा 10 लोग खड़े हैं, सी वाला भी जारी करेगा 10 लोग खड़े हैं। तो ये सूची बन जाएगी। ठीक है, पूरे स्विट्जरलैंड के लिए ये जो है 3 पार्टियां खड़ी हो गई। अब जो मतदाता होंगे वो इनको नहीं वोट देंगे, फलाने को धमाके को। ठीक है, पार्टी को वोट देंगे कि भैया हमने पार्टी ए को वोट दिया। ठीक है, ये पार्टी सी को वोट देंगे, ये पार्टी बी को वोट देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देंगे। अब क्या होगा कि दलों को उतनी ही सीटें प्राप्त होती हैं जितने प्रतिशत मत उन्हें चुनाव में मिलता है। मान लो ए को जो है यहाँ पर 20% वोट मिला और बी को यहाँ पर मिल जाता है 70% और यहाँ पर सी को भी मिल जाता है 20%। ठीक है, टोटल 100 हो गया। तो उसी हिसाब से जो ए दल होगा उसको 20% यानी कि मान लो 20 सीटें प्राप्त हो गई। ठीक है, 100 सीटों में से। और यहाँ पर जो दल बी है उसको 60 सीटें दे दिया गया कि भाई 60% वोट पाए हो, 60 सीट तुम ले जाओ। और ये 20% वोट पाए हैं, 20 सीट इनको दे दिया गया। ठीक है, दल को दे दिया गया, बाकी इसी में बांटो। तो होता क्या है कि इसमें पूरे देश को एक विधायी क्षेत्र के रूप में समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अपना अपना जो संसदीय क्षेत्र बनता है, एक संसदीय क्षेत्र यहाँ यहाँ यहाँ, तो पूरे देश को ही वही एक समझा जाता है। तो कुछ देशों में अत्यधिक छोटे दलों को यहाँ पर निष्कासित करने के लिए एक न्यूनतम सीमांकन का भी निर्माण भी कर दिया गया है। न्यूनतम सीमांकन यानी कि जैसे भाई यदि 5% जो दल वोट पाएगा उसको हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की भी व्यवस्था कर दी गई है। जैसे कि जर्मनी है, जर्मनी में कम से कम अगर 5% वोट पाने वाला जो है दल है उसको एक भी सीट नहीं मिलती है। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसका सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दलों को मतों के अनुपात में क्या होती हैं, सीटें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन है। तो इस प्रणाली के द्वारा क्या होता है कि अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व बेहतर रूप से संभव हो पाता है। अल्पसंख्यक जैसे कि भारत में देख लो भाई, एक आपकी बहुसंख्यक पार्टी आपकी बीजेपी हो गई और आपकी कांग्रेस हो गई। ठीक है, तो इसमें अभी जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चल रहा है। बहुत सारे और पार्टियां हैं ए बी सी डी, तो 10% पाई, 20% पाई, 30 पाई, 40 पाई, 50 पाई, कांग्रेस 70% पा गई तो यही जीत गई। ठीक है, और यही सरकार बन गई। बाकी ए बी सी डी और कांग्रेस का इनके सरकार में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंडिया वाला सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि इनमें पार्टियों को वोट दिया जाता है, पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी को वोट दिया गया। इनको 10% वोट मिला तो इनको उसी के रेशियो में 5 सीटें दे दी गई, और बीजेपी को 70% वोट मिला तो उसी में इनको जो है 30 सीटें दे दी गई। ऐसे इनको भी 10 सीटें दे दी गई। तो इस सबका प्रतिनिधित्व बराबर रहता है। तो इसमें अल्पसंख्यक यानी कि मान लो सी वाले को सबसे कम वोट मिला 10%, तो इसको भी उसी रेशियो में कुछ सीटें दे दी जाएंगी। मान लो कि 5 सीटें इनको मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। और इंडिया वाले सिस्टम में इसका नहीं होता, जो सबसे ज़्यादा पा गया वो राजा बन गया, बाकी सब बाहर में जाओ।
ठीक है। चलो, तो ये होता है इस चुनाव प्रणाली में। तो जो ये चुनाव प्रणाली है, इस चुनाव प्रणाली में जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में देखोगे कई सारे क्षेत्र वाइज बढ़ जाते हैं, तो क्षेत्रीय भावना विकसित हो जाती है और इसमें क्या होती है कि पूरे एक राष्ट्र की भावना जो है बनी रहती है। क्योंकि जो मतदाता होता है, मतदाता का लगाव किसी विशेष चुनाव क्षेत्र से नहीं होता है, अपितु क्या होता है, समूचे देश से होता है। तो इस प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या होता है कि छोटे दलों का भी प्रतिनिधित्व संभव हो जाता है। इसलिए समझौते और आम सहमति के द्वारा यहाँ पर शासन का संचालन भी होता है। तो इस प्रणाली का दोष क्या है? इस प्रणाली का दोष ये है कि अनेक छोटे छोटे दलों के उभरने से अस्थायी और कमज़ोर सरकार का निर्माण हो जाएगा। इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे दल आ सकते हैं, किसी को 10% वोट मिला, किसी को 8% वोट मिला, तो उन सब का भी प्रतिनिधित्व जो है होना तय है। तो इससे तमाम सारे छोटे दल बन सकते हैं। जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र उनके प्रतिनिधियों के मध्य में स्पष्ट संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता है और इस चुनाव प्रणाली में दल का महत्व जो है वो बढ़ जाता है और कोई अलोकप्रिय उम्मीदवार भी दल की सूची के माध्यम से वो निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो दलों में शक्तियों की अत्यधिक केंद्रीयकरण हो जाता है और दल के द्वारा किसी अयोग्य उम्मीदवार को भी सूची में उच्च स्थान दिया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग उम्मीदवार को देखते हैं कि कौन खड़ा है, उसको जिताना है कि नहीं। अब यहाँ पर हमने एक पार्टी को वोट दे दिया तो उसमें किसी भी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर सकते हैं, जिनको हम लोग नहीं भी चाहते हैं। अगला जो है वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक, तो इसका प्रयोग आयरलैंड गणराज्य, इंग्लैंड में, उत्तरी आयरलैंड विधानसभा में इसमें होता है। भारत में अगर देखो तो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव इसी पद्धति से होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति से होते हैं। तो ये क्या होता है, यह भी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ही है। इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय होता है और एक निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 5 प्रत्याशियों का निर्वाचन हो सकता है। तो प्रत्येक दल उतने ही प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करता है जितनी सीटों की कुल संख्या होती है। तो मतदाता के द्वारा क्या करना होता है कि केवल एक मत ही प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चुनाव हम लोग देखते हैं तो उसमें वरीयता के क्रम में दिया जाता है। 5 लोग खड़े हैं तो उसमें वरीयता दिया जाएगा कि भाई 1 नंबर पे हम इनको चाहते हैं, 2 नंबर पे इनको, 3 नंबर पे इनको, 4 नंबर पे इनको, 5 नंबर पे इनको। ठीक है, तो वरीयता दिया जाता है। अब जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के विजयी होने के लिए मतों का एक निश्चित कोटा भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जिसका मूल आधार क्या होता है, हेयर ने रखा है, इसीलिए इसको हेयर प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में इसे क्या किया, डूप ने संशोधित किया था। किसने? डूप ने। तो ये जो चुनाव प्रणाली है, इस चुनाव प्रणाली में मतों का संक्रमण भी होता है, ट्रांसफर भी होता है। तो ऐसे प्रत्याशी जिन्हें पहली वरीयता में सबसे कम मत प्राप्त होता है उनका नाम हटा दिया जाता है और उसे अन्य प्रत्याशियों को दूसरी वरीयता के अनुसार क्या कर दिया जाता है, उसमें वितरित कर दिया जाता है। तो इससे लाभ ये होता है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो बना रहता है और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण मतदाताओं के समक्ष यहाँ पर अनेक विकल्प भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसमें एक ही दल के अनेक उम्मीदवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा जो है वो देखी जाती है। इसमें एक दल की अस्थायी सरकार का निर्माण क्या होता है, कठिन हो जाता है। दलों में आंतरिक संघर्ष जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें कुछ दोष थे। अगला जो है वो है अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली, यानी कि एडिशनल मेंबर इलेक्टोरल सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो अगर जर्मनी में देखा जाए तो जर्मनी में जो आधी सीट है उसका चुनाव इसी सिस्टम से होता है तथा आधी पर जो चुनाव होता है वो लिस्ट सिस्टम से होता है। तो दोनों प्रकार के होते हैं जर्मनी में। तो एक ही साथ 2 प्रकार की चुनाव प्रणाली का प्रयोग होता है और इसके लिए अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो टॉप अप मेंबर्स होते हैं वो चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसको चुनाव प्रणाली भी कहते हैं, टॉप अप मेंबर्स चुनाव प्रणाली इसका नाम है। तो जो अतिरिक्त सदस्यीय मत प्रणाली है उसका जर्मनी में, इटली में, रूस में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड की संसद और वेल्स विधानसभा के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस आनुपातिक प्रणाली के द्वारा जर्मनी में 50% सीटों के लिए
फूची प्रणाली का प्रयोग होता है, जबकि इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स में यह प्रतिशत और भी ज़्यादा है। ठीक है, 50% से भी ज़्यादा होता है। तो इसके अतिरिक्त जो शेष सीट होते हैं, शेष सीटों को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर ही भरा जाता है। इस प्रकार की चुनाव प्रणाली में मतदाता 2 मतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक उस क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए, तो उस क्षेत्र का जो उम्मीदवार होगा वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के लिए जो है पोस्ट सिस्टम से चुना जाएगा, और दूसरा दल के लिए सूची के लिए देता है। ठीक है, तो 2-2 वोट डालता है। तो चुनाव की इस मिश्रित प्रणाली में क्या होती है, स्थायित्व और प्रतिनिधित्व दोनों का यहाँ पर सामंजस्य हो जाता है। और चुनाव का यह तरीका आनुपातिक है, लेकिन इसमें एक दल के सरकार के निर्माण की संभावना भी कायम रहती है, और इसके अंतर्गत मतदाताओं को 2 दलों को मत का विकल्प मिल जाता है, और इसमें सरकार के निर्माण में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की लक्षण है कि अल्पसंख्यकों का इसमें जो है वो सहयोग रहता है। इसे विशुद्ध आनुपातिक पद्धति नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रणाली में दल जो होते हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, केंद्रीयकृत हो जाते हैं, और चुनाव क्षेत्रों का आकार क्या हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है डी, वो है फीट यूकिट, यानी कि कम्युलेटिव सिस्टम जिसे कहते हैं। तो यह भी प्रतिनिधित्व का क्या है, अनुपातिक तरीका है, जिसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो बहुसदस्यीय होता है। मतदाताओं को उतने मत प्राप्त होते हैं जितनी सीटों का निर्वाचन होना होता है। ठीक है, यानी मत और सीटें सेम होती हैं। तो मतदाता के समक्ष यह विकल्प उपस्थित होता है कि वह किसी एक प्रत्याशी को अपना समूचा वोट भी दे सकता है। ठीक है, जैसे कि 50 मेंबर हैं तो एक एक को 50 वोट मिलेगा। अब वो चाहे एक एक को 50 वोट दे दे, चाहे किसी एक मेंबर को अपना 50 वोट दे दे। ठीक है, तो ये उसके पास ये विकल्प होता है। तो यह अपने मतों को विभिन्न प्रत्याशियों के मध्य में वो बांट सकता है जैसा उसको उचित लगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं निरपेक्ष बहुमत प्रणालियाँ। तो इसमें द्वितीय मत प्रणाली आती है पहले नंबर पे, इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो एक सदस्यीय होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की भांति व्यक्ति को एक मत देना होता है। वो जो विजेता प्रत्याशी होता है उसको कुल मतों का बहुमत यहाँ पर प्राप्त करना होता है। यदि पहले चुनाव में किसी एक प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो 2 प्रत्याशियों के मध्य में क्या किया जाता है, रन ऑफ बैलेट होता है, जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है। समझ गए ना। चलिए, तो अतः क्या होता है कि पहली बार में यदि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दोबारा चुनाव होता है। ठीक है, तो इस चुनाव प्रणाली में मतदाताओं के समक्ष क्या होती हैं, विकल्प की वृद्धि हो जाती है। तो इस चुनाव प्रणाली के लिए ऐसा कहा जाता है कि मतदाता पहली बार दिल से वोट करता है और दूसरी बार क्या करता है भाई, दिमाग से वोट करता है। जैसे कि यहाँ पे 3 लोग खड़े हुए हैं, अगर चुनाव में तीनों लोगों को वोटिंग किया गया तो जो सबसे कम वोट पाया उसको तो बाहर कर दिया गया। ठीक है, बाहर कर दिया गया। उसके बाद बचे 2 लोग, तो इन दोनों लोगों में क्या होता है, फिर से चुनाव होता है। चुनाव होने में जाहिर सी बात है दिमाग का इस्तेमाल होगा, कौन ज़्यादा वोट पाया, कौन कम वोट पाया, तो जो ज़्यादा वोट पाया भाई उसको ज़्यादा दे दो, क्योंकि भाई जीत रहा है। चूँकि जो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी होता है वही विजयी होता है, इसलिए प्रत्याशी को सभी का समर्थन प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो इसमें एक शक्तिशाली और एक अस्थायी सरकार का निर्माण क्या होता है, संभव होता है। इसमें हानि यह होती है कि इसमें किसी दूसरे दल के उभरने की संभावना नहीं बची होती है भाई, क्योंकि जो बड़ा है वो बड़ा है और लास्ट में उसी को वोट मिल जाता है। तो रन ऑफ यानी कि द्वितीय चुनाव में हारे हुए जो प्रत्याशी होते हैं, हारे हुए प्रत्याशियों के साथ जो अन्य प्रत्याशी होते हैं वो समझौता कर लेते हैं और सिद्धांतों का पूर्णतः क्या कर देते हैं, परित्याग कर लेते हैं। तो 2 बार चुनाव होने से मतदाताओं की जो चुनाव होती है उसमें रुचि भी कम हो जाती है। ये भी एक बार तो वोट डाल के आए हैं, फिर चलो वोट डालने। अगली जो सिस्टम है वो है वैकल्पिक सहायक वोट प्रणाली, यानी कि अल्टरनेटिव वोट सिस्टम इसे कहा जाता है। तो इसका जो प्रयोग है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सदन, लंदन में मेयर का चुनाव और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, इन सब में किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता होती है और वरीयता क्रम में मतदान
यानी कि मतदाता एक ही मत देगा, लेकिन वो वरीयता क्रम में देगा, जैसा कि पीछे बताया 1, 2, 3, 4 नंबर पे ये। तो विजेता जो प्रत्याशी है उसको कुल मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करना होता है, एक कोटा प्राप्त करना होता है 50% से ज़्यादा। वोटों की गिनती क्या होती है, पहली बार वरीयता के आधार पर होती है। ये पहली वरीयता की काउंट कर ली गई। पहली वरीयता के आधार पर यदि किसी उम्मीदवार को बहुमत कोटा नहीं मिल पाता है, तो जिसे पहली वरीयता में सबसे कम मत प्राप्त होंगे उसे क्या कर दिया जाता है, लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, और शेष मत क्या होता है, अन्य प्रत्याशियों को वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कम मत जो होते हैं वो व्यर्थ होते हैं। ठीक है, तथा सेकंड बैलेट की भांति दोबारा चुनाव नहीं कराने पड़ते हैं। तो एक दल के सरकार बनाने की संभावना इसमें क्या होती है, पूरी तरीके से खुली रहती है। तो जो यह प्रणाली है भाई, ये आनुपातिक नहीं है, इसलिए बड़े दलों के लिए ये लाभकारी होता है और छोटे दलों के लिए प्रतिकूल होता है। ठीक है, इसमें चुनाव का परिणाम छोटे छोटे दलों की प्राथमिकता से यहाँ पर प्रभावित भी हो जाते हैं। तो चुनाव प्रणालियाँ समाप्त हुई, समझ में आया होगा। अगला हम लोग देखते हैं मताधिकार क्या होता है। तो मताधिकार का अर्थ जो है जनता के उस अधिकार को मताधिकार फ्रेंचाइज या फिर सफरेज कहते हैं, जिनके प्रयोग द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का क्या करता है, चुनाव करता है। ठीक है, किसके द्वारा, मतदान द्वारा करता है। तो जो उनके लिए क्या करते हैं, फिर कानून बनाते हैं। मताधिकार अंग्रेजी के फेजराइज, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे तो लिखा है फ्रेंचाइज, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो फेजराइज शब्द पुरानी फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, तो पुरानी फ्रेंच भाषा के फंसे शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। और सफरेज जो है ये शब्द किसमें है, तो सफरेज जो है ये लैटिन भाषा का है। ठीक है, लैटिन भाषा के फारगारी शब्द से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है मत देने से। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार मताधिकार का अर्थ क्या हो गया, मताधिकार का अर्थ हो गया कि नागरिक के उस अधिकार से है जिसके द्वारा वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा, मतदान द्वारा करता है, जो कि राज्य का शासन चलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अभिप्राय क्या होता है। तो जब राज्य के समस्त वयस्क नागरिकों को जाति, धर्म, संप्रदाय, वंश, शिक्षा, संपत्ति, लिंग आदि के भेदभाव के बिना उनकी वयस्कता के आधार पर मताधिकार प्राप्त हो, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क होने का अर्थ है एक निर्धारित आयु पूरी कर लेना। ठीक है, ये हर देशों में अलग अलग हो सकती है निर्धारित आयु। जैसे कि भारत में इस समय क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु पूरा कर लिए तो आप वयस्क हो गए और आपको मताधिकार प्राप्त हो गया। वयस्क मताधिकार का महत्व क्या होता है, तो वयस्क मताधिकार द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का शासन में भागीदारी होती है, तथा जनता राष्ट्रीय समस्याओं, मांगों और विभिन्न हितों के विषय में सोचती है, और इसमें नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। वयस्क मताधिकार के कारण सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य पैदा होता है, जो कि शासन की कार्यकुशलता के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। वयस्क मताधिकार के कारण सरकार को संवैधानिक आधार मिलता है। इसका महत्व यह है कि जब चाहे मतदाता क्या कर सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। वयस्क मताधिकार से नागरिक की प्रतिष्ठा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और देश में क्रांति की संभावना नहीं होती है। तो अब हम लोग लास्ट और फाइनल रूप से देखते हैं कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए योग्यता, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है। जैसे कि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हर एक देश में ये अलग अलग हो सकती है। भारत की बात करें तो भाई वो भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी गंभीर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दंडित ना किया हो, और मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो वो मत का प्रयोग कर सकता है। ठीक, चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि निर्वाचन प्रणालियाँ, इससे क्वेश्चन आता है भाई निर्वाचन प्रणालियों से। और अभी अपने पीजीटी का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था लिस्ट सिस्टम वाला। ठीक है, सूची प्रणाली वाला क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछा गया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन हम आपको बड़े आराम से पूछ लेता है। तो सारी जो निर्वाचन प्रणालियाँ हैं वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कि कितने प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।